अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज के वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे कि नॉर्मल जो फीटल वेलबिंग एफडब्ल्यूबी लिखा होता है ना, एफडब्ल्यूबी का मतलब फीटल वेलबिंग। प्रेगनेंसी में जो बच्चे की कंडीशन को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उस रिपोर्ट को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ये जो चीजें दी हुई होती हैं, क्यों दी हुई होती हैं, और हर एक पॉइंट का क्या मतलब है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की मजीद नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके पास जब भी आती है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कहाँ फोकस करना है, आपने बायोडेटा पर फोकस करना है। आपके पास पेशेंट आई है, आपने नाम पढ़ना है, पेशेंट का नाम, जो पेशेंट आपके पास आई है क्या ये रिपोर्ट उसी की है। समटाइम ऐसा होता है लेबोरेटरी में रिपोर्ट चेंज हो जाती हैं, तो फिर आपके पास डायग्नोस कुछ बन रही होती है तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और पेशेंट भी परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले आपने नाम चेक करना है और डेट देखनी है। डेट आपके पास जो है देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे करंट जो वीक्स चल रहे होते हैं वो हम फिर इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ रिपोर्ट्स में जो है आपके पास एलएमपी दी हुई होती है और पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ग्रेविडा दिया हुआ होता है, कौन सा ग्रेविडा है और एलएमपी क्या है, तो आप वहाँ पर वो हिस्ट्री भी देखते हैं। ये हर एक लैब की पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, लेकिन चीज़ें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब में सेम ही रहती है। आप देखें, सबसे पहले आपके पास पेल्विस की जो हम सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि पेल्विस की आपके पास 2 अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। एक होता है पेल्विस पैथोलॉजी पैथोलॉजी और एक होता है एफडब्ल्यूबी फीटल वेलबींग। ठीक है, जो फीटल वेलबींग वाला होता है वो हम प्रेगनेंसी में करवाते हैं बच्चे की कंडीशन, प्लासेंटा और लाइकर को देखने के लिए। जो पेल्विस पैथोलॉजी होता है वो नॉन प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो करवाया जाता है पेल्विस अल्ट्रासाउंड, उसे पेल्विस पैथोलॉजी कहते हैं। उसमें हम फिर पेल्विस में आने वाली पैथोलॉजी कहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई डिजीज, कोई बीमारी आने वाली, कोई जो कॉम्प्लिकेशन हो उसे फाइंड आउट करने के लिए फिर हम पेल्विस पैथोलॉजी करवाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो हमारी फीटल वेलबिंग पर है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट पर लिखा हुआ भी नजर आएगा कि एफडब्ल्यूबी फीटल वेलबिंग। और अगर आप किसी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में बच्चे की कंडीशन देखने के लिए तो आप एफडब्ल्यूबी लिख कर देते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्रोफाइल दिया हुआ होता है वो दिया हुआ होता है फीटल फिजिकल प्रोफाइल। फीटल फिजिकल प्रोफाइल में आपको बच्चे की जो नॉर्मल सुपरफिशियल डिटेल है वो दी हुई होती है, जैसे कि नंबर ऑफ फीटस, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी बताई जाती है कि कितने बच्चे हैं। यहाँ देखें आपके पास आगे मेंशन किया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है। तो कुछ रिपोर्ट्स जो होती हैं वो वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है कंप्यूटराइज होते हैं, डायरेक्ट नंबर होते हैं, और कुछ में पूरा डेटा लिखा हुआ होता है। वहाँ पर जस्ट जो एक्यूरेट डायग्नोज आ रही होती है उसको मार्क कर दिया जाता है। अब जिस तरह यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन है, तो अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर ने देखा कितने बच्चे हैं, एक बच्चा था तो उसने एक को करेक्ट किया, तो आपको ये पता चल गया कि एक प्रेगनेंसी है, सिंगल प्रेगनेंसी है, मतलब कि एक बच्चा है। लाए फिर देखते हैं लाए क्या है, बच्चे सॉरी प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन और लाए दोनों अलग चीजें हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ये यूट्रस है, बच्चेदानी है, और ये जो है नीचे पेल्विस शुरू होता है इस तरह से। तो ये जो सर्विक्स के बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो बच्चे का पार्ट आ रहा है, हिस्सा आ रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बच्चे की पोजीशन है, क्या बच्चा यूं सीधा है या बच्चा आड़ा है, तो ये सीधा और आड़ा होना ये कहलाता है लाए। तो ये आपकी लाए है और ये आपका प्रेजेंटेशन है, तो ये दोनों चीजें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखी जाती हैं। तो आपकी जो नॉर्मल लाए होती है वो इस तरह से होनी चाहिए, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल लाए कहते हैं। बच्चा बिल्कुल सीधा होना चाहिए बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल लाए कहते हैं। अगर आपके पास लाए लॉन्गिट्यूडिनल आ रहा है तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसवर्स आ रहा है, इसका मतलब बच्चा आड़ा है, तो फिर ये चीज फिर नॉर्मल नहीं होती। और प्रेजेंटेशन में यहाँ पर अगर
अगर बच्चे का सर है नीचे की तरफ तो ये नॉर्मल पोजीशन है, मतलब कि ये सिफेलिक या वर्टेक्स जो भी है दोनों नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ बच्चे के बटक्स आ रहे हैं, हिप आ रहे हैं, तो फिर वो कंडीशन ब्रीच होती है, जिसे उल्टा बच्चा कहा जाता है। तो जब बच्चे के बटक्स नीचे होंगे तो वो ब्रीच पोजीशन होगी। आपको कॉन्सेप्ट बना दिया, अब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। देखें प्रेजेंटेशन में आपको दिया हुआ है वर्टेक्स, एक ऑप्शन वर्टेक्स है, एक ब्रीच है, एक अनस्टेबल है। तो वर्टेक्स का मतलब वही कि बच्चे का सर नीचे है, हेड डाउन पोजीशन है। ब्रीच अगर होता तो इसका मतलब कि बच्चे की बटक्स नीचे आ रही हैं और सर जो है वो ऊपर की तरफ है। अनस्टेबल लाई भी सम टाइम होता है। अनस्टेबल लाई आपको ज्यादातर 12-13 वीक्स तक बच्चा अनस्टेबल लाई में दिख रहा होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि बच्चा ना तो यहाँ पर ना तो बच्चे का सर है ना बटक्स है, या तो बच्चा ओब्लिक लाई कर रहा है, बच्चे का कोई भी अनस्टेबल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट एरिया पर आ रहा होता है। तो ये स्टार्ट की अर्ली प्रेगनेंसी में इतना मसला नहीं होता। आपका ये जो लाई और प्रेजेंटेशन है वो मैटर करता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, 9 मंथ के बाद जो है मैटर करता है। अगर 8 मंथ चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है, उससे पहले पहले बच्चे की प्रेजेंटेशन और लाई चेंज है तो मसला नहीं है, बच्चा घूमता है, मूव करता है यूट्रस में। लेकिन 9 मंथ में जाके बच्चे ने अपनी जगह पेल्विस बोन के अंदर फिक्स करनी होती है। तो 9 मंथ में बच्चे को अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाना चाहिए, जैसे कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए नॉर्मल, और लाई बच्चे की क्या होनी चाहिए, लाई लॉन्गिट्यूडिनल होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल लाई होनी चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए 9 मंथ में। अगर 9 मंथ से पहले आपको दिया जा रहा है तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपने खुद घबराना है ना अपने पेशेंट को घबराने देना है। काउंसलिंग करनी है कि बच्चा मूव करता है तो नॉर्मल पोजीशन में आने के चांसेस होते हैं। नंबर ऑफ यूटर्स देख लिए, प्रेजेंटेशन देख ली, लाई देख ली। नाउ वी गो टू एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर आपको एमनियोटिक फ्लूइड का भी दिखाया। यहाँ पर जो ऊपर आपको फिजिकल प्रोफाइल दी जाती है उसमें सिर्फ उनकी नॉर्मल या एबनॉर्मल लाई पोजीशन के बारे में, एबनॉर्मलिटी या नॉर्मेलिटी के बारे में बताया जाता है। उनकी जो रेंजेस है वो फिर आपके पास नेक्स्ट कॉलम में आती है। बच्चे की हमने देख ली। अब हम एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे का पानी होता है, लाइकर जिसे बोलते हैं, वो आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक नॉर्मल, एक स्कैंटी और एक होता है एक्सेस। अगर नॉर्मल पे मार्क हुआ हुआ है इसका मतलब पानी बिल्कुल नॉर्मल है, अपने नॉर्मल रेंज के अंदर है, सब ठीक है। लेकिन अगर स्कैंटी पे मार्क है इसका मतलब कि बच्चे का पानी कम है, ओलिगोहाइड्रमनियोस है पेशेंट को। अगर एक्सिस पर मार्क हुआ है इसका मतलब कि बच्चे का पानी ज्यादा है, पॉलीहाइड्रमनियोस है पेशेंट को। तो ये दोनों फिर खतरे की अलामत होती हैं। ठीक, फिर आता है प्लासेंटा लोकलाइजेशन। प्लासेंटा जिसे आवल नाल कहा जाता है उर्दू में, प्लासेंटा की लोकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। आपको यहाँ पर दिए हुए होंगे 4 ऑप्शन, एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक फंडल और एक दिया हुआ होगा प्रीविया। ये देखें, ये आपको प्रीविया दिया हुआ है। फिर प्रीविया में भी आपसे अगर प्रीविया होगा तो प्रीविया में आपसे पूछा जाएगा कि अपर सेगमेंट पर है, लो लाइंग है, अवे। प्रीविया की 4 टाइप्स होती हैं। वो प्लासेंटा प्रीविया का लेक्चर अपलोडेड है, आपने वहां से पहले प्लासेंटा प्रीविया का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि उसकी 4 टाइप्स है। फिर वो 4 टाइप्स आपको नीचे दी हुई होंगी। अगर तो प्रीविया है तो प्रीविया में कौन सी वाली टाइप है, तो ये आपको दिया हुआ होता है। अभी इसकी लोकलाइजेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके पास है यूट्रस बच्चेदानी। तो अगर आपको दिया हुआ है इंटीरियर, ये यूं समझो कि ये मदर का एब्डोमेन का साइड है, सामने वाला फ्रंट है। ये मदर का क्या है, पोस्टीरियर है, बैक है, कमर वाली साइड है। पीछे क्या आ रहा है आपका, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, यहाँ आगे ब्लैडर पड़ा हुआ है, यहाँ पीछे रेक्टम है। अब तो अगर आपको दिया हुआ है इंटीरियर तो इसका मतलब कि प्लासेंटा कहाँ है, सामने की तरफ है, इंटीरियर साइड पर है। अगर आपको दिया हुआ है पोस्टीरियर इसका मतलब प्लासेंटा कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो ये नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि पेशेंट के प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, पहले सीजर हुए में, और आपको दिया हुआ है एंटीरियर प्लासेंटा लोअर सेगमेंट, तो वो फिर खतरा होता है सीजर वाली पेशेंट पे, क्योंकि यहाँ लोअर सेगमेंट पर स्कार होता है, प्लासेंटा फिर एबनॉर्मल एडहेयर एक्रीटा की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर एंटीरियर है और अपर सेगमेंट है फिर खतरे वाली बात नहीं है। ये सिर्फ उन मरीजों के लिए जिनका पहले ऑपरेशन हुआ है, जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरी, उनके लिए इंटीरियर भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर भी नॉर्मल है। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है ये फंडल का, ये देखें फंडस के ऊपर, इसका मतलब प्लासेंटा का इम्प्लांट है, फंडस के ऊपर इम्प्लांट है। ये आपके पास तीनों कैटेगरीज क्या है, नॉर्मल हैं तीनों में से, लेकिन ये सिजेरियन वाली आपने याद रखनी है, रिमेम्बर रखनी है।
अगर आपको दिया हुआ है प्लासेंटा प्रीविया, प्रीविया पर मार्क किया हुआ है और उसकी फिर 4 कैटेगरीज में से आपको जो भी कैटेगरी होगी वो बताई गई होगी। प्रीविया का मतलब क्या है कि जो प्लासेंटा है वो नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ तो है, कहाँ पर है? अपर सेगमेंट पर है, मतलब के ग्रेड 1 पर है कि 3 सेंटीमीटर दूर है सर्विक्स से। लोअर सेगमेंट पर है कि लोअर सेगमेंट का मतलब के सर्विक्स के साथ टकरा रहा है। फिर आपके पास ग्रेड 3 में क्या होता है, आधा सर्विक्स के ऊपर होता है। ग्रेड 4 में पूरा सर्विक्स को कवर किए हुए होता है, बच्चेदानी के मुंह को कवर किए हुए होता है। तो ये आपने प्लासेंटा की लोकलाइजेशन देखनी है। लोकलाइजेशन बहुत जरूरी है, प्लासेंटा की आपने समझनी है। फिर एक आपका ऑप्शन दिया हुआ होता है प्लासेंटा ग्रेड। प्लासेंटा ग्रेड आपको हर रिपोर्ट में नहीं दिया हुआ होता। प्लासेंटा ग्रेड आपको जो एडवांस आप डॉपलर वगैरह करवाते हैं या किसी बड़ी लेबोरेटरी से करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो वहां पे प्लासेंटा की ग्रेडिंग आपको दी हुई होती है। ग्रेडिंग में आपके पास 4 स्कोर दिए हुए होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से स्कोर दिया हुआ होता है। तो ये स्कोर क्या करता है, ये हमें प्लासेंटा की एज बताता है, प्लासेंटा की एज कितनी है। आपके पास नॉर्मली जो 0 ग्रेड दिया हुआ होता है वो इमेच्योर प्लासेंटा होता है। 18 वीक से पहले पहले जो इमेच्योर प्लासेंटा होता है उसकी इमेज उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दी हुई होती है, तो वो 0 पर ग्रेड दिया हुआ होता है। फिर आपके पास 26 तक वीक में जो होता है वो ग्रेड 1 दिया हुआ होता है। फिर आपको 32 वीक्स तक ग्रेड 2 दिया हुआ होता है और फिर 38 वीक्स तक आपको ग्रेड 3 दिया हुआ होता है। तो ये प्लासेंटा की ग्रेडिंग की हुई होती है। ये आपको हर रिपोर्ट में नहीं, डॉपलर की रिपोर्ट में ज्यादा मिलेगा। अगर आप इसके देना क्यों जरूरी होता है, अगर आपके पास ग्रेड 3 का प्लासेंटा आ रहा है 30 वीक्स में, 28 वीक्स में ग्रेड 3 का प्लासेंटा आ रहा है, इसका मतलब कि प्लासेंटा बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है। फिर प्लासेंटल इंसफिशिएंसी के मसले आते हैं, बच्चे को फिर जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है वो फिर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता, वहाँ पे बच्चा IUGR की तरफ जा रहा होता है। या तो प्लासेंटा वीक्स जो है, पेशेंट के वीक 32 चल रहे हैं और प्लासेंटा की ग्रेडिंग 1 चल रही हो, तो फिर ये भी खतरे की अलामत होती है। तो ये ग्रेडिंग हम फिर चेक करते हैं। या फिर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा टाइम से गुजर गई है, 40 वीक्स ऊपर हो गए, 40 हफ्ते गुजर गए, 10 महीने पूरे हो गए, तो उसमें फिर प्लासेंटा की ग्रेडिंग को देखते हैं। क्लियर हो गया, ये हमने देख लिया, फीटल फिजिकल प्रोफाइल को देखा, नॉर्मल चीजें जो बताई गई। अब नीचे मेजरमेंट्स आती है। मेजरमेंट का कॉलम आपको दिया हुआ होता है। मेजरमेंट में फिर हर एक चीज की लेंथ और क्वांटिटी को मेजर करके यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जी सेक, गेस्टेशनल सेक। गेस्टेशनल सेक आपको जो जी सेक होता है ना, अर्ली जो 8 वीक्स होते हैं ना, 8 हफ्ते, 4 हफ्तों में अगर आप प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवा लें या 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, तो उसमें जो आपका लिया जाता है वो आपका जी सेक लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जब तक बच्चा नहीं आता सिर्फ पानी की थैली बनती है। शुरू के पहले महीने में सिर्फ पानी की थैली बनती है, बच्चा नहीं आया होता उसमें। तो आपका जो शुरू की प्रेगनेंसी में लिया जाता है मेजरमेंट, वो इस जी सेक का मेजरमेंट लिया जाता है। तो आप जब शुरू के हफ्तों में अल्ट्रासाउंड आपके पास आएगा 7 वीक्स तक, जब तक उसके अंदर फीटल पोल नहीं आ जाता, तो आपको जी सेक की मेजरमेंट दी हुई होगी और जी सेक की मेजरमेंट करके उसके हिसाब से नीचे वीक्स दिए हुए होंगे। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट CRL। CRL आपके पास लिया जाता है 8 से लेकर 12 वीक्स तक। 12 वीक्स तक जो होता है बच्चे का CRL लिया जाता है। CRL में क्या होता है कि बच्चे का हेड और हर चीज पूरी बनी हुई नहीं होती है, तो जो BPD आपके पास ली जाती है वो हेड से ली जाती है। तो बच्चे का हेड प्रॉपर नहीं बना हुआ होता, तब तक क्या करते हैं कि जो बच्चा जितना बना हुआ होता है उसकी क्राउन, CRL कहते हैं क्राउन रम्प लेंथ, बच्चे की पूरी हेड टू टो जो है पूरी सीधी लेंथ को मेजरमेंट कर लिया जाता है और वहां से बच्चे के वीक्स निकाल लिए जाते हैं। तो 12 वीक्स तक आपको रिपोर्ट्स में CRL की मेजरमेंट मिलती है और किसी चीज की मेजरमेंट नहीं मिलती। फिर जैसे ही 12 वीक्स पूरे हो जाते हैं तो वहां पर फिर बच्चे का जो हेड होता है वो प्रॉपर राउंड शेप में आ जाता है और बच्चे की जो ये फीमर बोन है वो भी क्लियरली विजिबल हो जाती है। आपके पास 12 वीक्स के बाद से लेके टिल जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक जो बच्चे के वीक्स निकाले जाते हैं वो जो अल्ट्रासाउंड में निकालते हैं वो 2 चीजों से मेन लिए जाते हैं। एक BPD से जो बच्चे के हेड का बाइपराइटल डायामीटर होता है, ईयर टू ईयर जो डायामीटर होता है, ये एक कान है बच्चे का, ये दूसरा कान है। तो ये जो सोनोग्राफर्स होते हैं वो ईयर टू ईयर बच्चे का मेजरमेंट लेते हैं हेड का
और यहाँ से बच्चे की वीक्स निकालते हैं, कितने वीक्स आ रहे हैं। एक वीक्स आपका बीपीडी से लेते हैं, बाइप्राइटल डायमीटर से लेते हैं, और दूसरा वीक आपका निकालते हैं एफएल। बच्चे की फीमर बोन के बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती है, तो बच्चे की फीमर बोन की लेंथ ली जाती है। फीमर बोन की लेंथ मोर एक्यूरेट जो वीक्स निकलते हैं वो एफएल से निकलते हैं, फीमर बोन की लेंथ से निकलते हैं। तो ज्यादातर सोनोग्राफर इसको फोकस करते हैं। तो आपको 12 वीक्स के बाद मेजरमेंट्स दी होंगी, बीपीडी की दी होंगी, एफएल की। नॉर्मल अगर आप किसी जगह से करवाते हैं तो आपको ये 2 ही दी हुई होती हैं। इन 2 से ही वीक्स कंफर्म हो जाते हैं कि कितने हफ्ते चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। लेकिन किसी अच्छी लेबोरेटरी में होगा तो वो फिर एसी भी लेते हैं, एचसी भी लेते हैं। इन 4 चीजों से मेजरमेंट लिखकर वीक्स निकालते हैं कि कितने वीक्स हैं। एसी क्या होता है? एसी में बच्चे का जो एब्डोमेन होता है उसका पूरा सर्कमफेरेंस लिया जाता है। एसी मतलब एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। इसी तरह एचसी में क्या होता है? बीपीडी में जस्ट ईयर टू ईयर डायमीटर लिया जाता है ना, उसको लिखा जाता है। लेकिन एचसी में ओवरऑल हेड का सर्कमफेरेंस लेकर उसकी मेजरमेंट, उसका डायमीटर लेकर लिखा जाता है। इससे क्या होते हैं? एक्यूरेट प्रेगनेंसी के वीक्स सामने आ जाते हैं। अगर बच्चा आईयूजीआर की तरफ जा रहा होता है, आईयूजीआर में कैसे अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बीपीडी और एफएल की दोनों के हिसाब से वीक्स बहुत ज्यादा आगे पीछे आ रहे होते हैं। तो फिर जो है एसी और एचसी को भी लिया जाता है कंफर्म करने के लिए कि सबसे ज्यादा जो है फेवर किसको मिल रहा है, एफएल को मिल रहा है या बीपीडी को मिल रहा है। तो ये चारों चीजें आपको अगर दी हुई हैं तो ये वीक्स के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। अब देखिए बीपीडी का एक और फायदा ये भी है कि हमारे पास नॉर्मल बाइप्राइटल डायमीटर डिलीवरी के लिए कितना होता है? 9.8 सेंटीमीटर होता है, ऐसा ही है। तो अगर तो प्रेगनेंसी चल रही है, आपके पास 9 मंथ स्टार्ट है, 35 वीक्स चल रहे हैं और बच्चे की बीपीडी आज है आपके पास 9.8। अभी तो 35 वीक्स है, बच्चे की बीपीडी 9.8 हो गई। इसका मतलब बच्चे का हेड जो है वो बड़ा हो रहा है। 9.8 से ज्यादा बीपीडी आ रही है, बच्चे का हेड बड़ा है, तो आपको एक सजेशन मिलता है कि ये नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा, ये फिर सिजेरियन की तरफ पेशेंट जा रही है। तो बीपीडी का एक फायदा ये भी है, आपने मेजरमेंट हमेशा याद रखनी है। अगर तो बच्चे का डायामीटर, बाइप्राइटल डायामीटर ऊपर हो रहा है नॉर्मल से, 9.5 कंसीडर नॉर्मल करते हैं, 9.5 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बच्चे का हेड बड़ा है, लेबर डिफिकल्ट हो सकता है। क्लियर? यहाँ फिर आपको नेक्स्ट मेजरमेंट दिए, ये तो आपकी वीक्स की मेजरमेंट आ गई, इससे आपको वीक्स का पता चलता है। नेक्स्ट आपको जो दिए फीटल वेट दिया हुआ होता है, बच्चे का वेट भी लेके दिया हुआ होता है। यहाँ आपको जो है ग्राम्स में दिया होता है, जैसे 1400 ग्राम ग्राम में आता है। 1400 ग्राम का मतलब के 1.4 केजी वेट है बच्चे का। इसी तरह फिर आपको नीचे बता दिया जाता है गेस्टेशनल एज, मतलब कि गेस्टेशनल एज मतलब कि कितने वीक्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के वीक्स दे देते हैं। फिर आपको ये मेजरमेंट्स वीक्स बता देते हैं। तो इस रिपोर्ट में 30 वीक्स आ रहे हैं, 7.2 बीपीडी पे और 5.8 एफएल पर क्या आ रहे हैं? 30 वीक्स आ रहे हैं पेशेंट के। क्लियर हो गया? अब फिर यहाँ पर एक और दिया हुआ है ऑप्शन फीटल एक्टिविटी प्रोफाइल का, ये भी आपको दिया हुआ होता है। फीटल एक्टिविटी प्रोफाइल में बच्चे की मूवमेंट देखते हैं, बच्चे की हरकत कैसी है, बच्चा मूव कर रहा है नहीं कर रहा, स्लगिश है, मतलब अगर स्लगिश पर है इसका मतलब बच्चा मूव कर रहा है लेकिन सुस्त है, बहुत ज्यादा सुस्त है हरकत बच्चे की। अगर प्रेजेंट है इसका मतलब नॉर्मल है, अगर एब्सेंट है तो मतलब बच्चा आईयूडी है, बच्चा बिल्कुल हरकत ही नहीं कर रहा। कार्डियक एक्टिविटी बच्चे के एफएचएस को देखते हैं, हार्ट बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हार्ट जो है वो स्लगिश है, मतलब कि हार्ट की बीट तो हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, तो मतलब स्लगिश है, बच्चा डिस्ट्रेस में है। और अगर प्रेजेंट है, नॉर्मल है तो फिर प्रेजेंट करते हैं, एब्सेंट है तो वो फिर आईयूडी को इंडिकेट करता है। तो यही सारी चीजें आपके पास हर रिपोर्ट में पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, लेकिन सब जो है इंफॉर्मेशन यही रहती है। उसके बाद क्या कर देते हैं, नीचे कमेंट्स डाल दिया जाता है, जो भी ऊपर डायग्नोस बनाई जाती है उसके नीचे कमेंट्स डाल दिया जाता है। अब जैसे कि इन्होंने अपनी डायग्नोस पूरी बनाई कि एक बच्चा था, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन थी, एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल था, प्लासेंटा नॉर्मल पोजीशन पे था, बच्चे का वेट नॉर्मल था, बच्चे की मूवमेंट प्रेजेंट थी, बच्चे की हार्ट रेट भी प्रेजेंट थी, नॉर्मल थी। तो इन्होंने फिर अपने हिसाब से कमेंट डाला कि सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन फीटस। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा है, अलाइव है
और कहाँ पर है, इंट्रायूट्राइन, मतलब के यूट्रस के अंदर भी है। क्यों, समटाइम जब प्रेगनेंसी हो जाती है वो आउटसाइड यूट्रस भी हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, जिसे टॉपिक कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कमेंट में ये लिखना जरूरी होता है कि इंट्रायूट्राइन में है, सिंगल है, एक है, अलाइव है, जिंदा है, और इंट्रायूट्राइन फीटस हमने देखा, सीन देखो दिखाई गया अल्ट्रासाउंड के टाइम, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 30 वीक्स। क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, 30 वीक्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, +- 1 वीक्स यहाँ सोनोग्राफर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 30 वीक्स में 1 वीक ज्यादा भी हो सकता है, 31 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। तो मतलब कि 30 का एवरेज आ रहा है, 30 के करीब करीब है गेस्टेशनल एज, उसके बच्चे की प्रेगनेंसी के वीक इतने चल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्कैन के टाइम हमने देखा सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन फीटस देखा जो 30 वीक्स पर था और नॉर्मल है सब कुछ। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है वो फिर नीचे मेंशन कर देते हैं, अगर जैसे प्लासेंटा प्रीविया है तो फिर प्लासेंटा प्रीविया भी रिमार्क्स में लिख देते हैं, ग्रेडिंग उसकी लिख देते हैं कौन से ग्रेड पर है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ज्यादा है, तो वो फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो नीचे मेंशन कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिटेल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग अगर आपको नॉलेजेबल चाहिए तो आप अपनी डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये तो रिपोर्ट आपकी रिसेंटली है ना, यहाँ पर जैसे डेट आप देखते हैं ना कि 1 फेब को करवाई गई है ये रिपोर्ट, तो 1 फेब को पेशेंट के कितने वीक्स थे, 30 वीक्स थे। अगर आपके पास ओल्ड रिपोर्ट होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 जनवरी की ये रिपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि ये रिपोर्ट हुई है 1 जनवरी और 1 जनवरी को पेशेंट के 30 वीक्स थे, तो आप यहाँ लिखते हैं 1 जनवरी को कितने वीक्स थे, 30 वीक्स थे। तो अभी करंट वीक्स आप कैसे निकालेंगे, फिर आप 1 फेब लिखेंगे और 4 वीक्स ऐड कर देंगे, 31, 32, 33, 34, 34। इसका मतलब अभी जो करंट पेशेंट है वो 34 वीक्स पर चल रही है। तो इस तरह से हम डेट से करंट, अगर पास्ट कोई रिपोर्ट हो, प्रीवियस काफी पुरानी हो, तो उससे हम करंट वीक्स भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी, तो घर बैठकर आप जो है अपनी रिपोर्ट फीमेल्स भी पढ़ सकती हैं और आपके लिए भी बेनिफिशियल है पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ना। आपने सीख लिया आज की वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।